नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के कई हजार सालों की एक दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता से शुरू करेंगे और लगभग 600 ईसी तक आएंगे। हाँ, और हमारे पास एनसीईआरटी इतिहास की किताब से कुछ ज़रूरी जानकारी है। तो मकसद क्या है इस पूरी चर्चा का? मकसद है, देखिए, इस लंबे दौर में समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, इनमें जो बड़े बदलाव आए उनको समझना। अच्छा। और ये भी देखना कि इतिहासकार कैसे पुरानी चीज़ों, शिलालेखों, ग्रंथों, मतलब इन सुरागों से अतीत की कहानी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फिर हड़प्पा सभ्यता से शुरू करते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व। हाँ बिल्कुल, कांस्य युग की सभ्यता थी ये। और शहर तो इनके गजब के थे। जैसे मोहनजोदड़ो। हाँ, एकदम प्लान करके बसाए हुए शहर लगते हैं। बिल्कुल। और वो मशहूर विशाल स्नानागार भी वहीं का है। और इनकी अपनी मोहरें थीं जिन पर जानवरों के चित्र थे, और वो लिपि। हाँ, वो लिपि जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। एक हम्म। पहेली है वो तो। सही कहा। अच्छा, शहरों के अलावा और क्या खास था? कारीगरी वगैरह? अरे, कारीगरी तो कमाल की थी। खासकर वो मनके बनाने का काम, शंख काटना, धातु का काम। चनहुदड़ों और लोथल जैसे खास सेंटर्स थे इसके लिए। मतलब स्पेशलाइजेशन था। बिल्कुल। और कच्चा माल दूर दूर से लाते थे, शायद ओमान से तांबा भी। ओमान से? अच्छा। हाँ, ऐसा अंदाजा है। मेसोपोटामिया के लेखों में मगन का जिक्र है, जिससे ओमान माना जाता है, जहां से तांबा आता था। दिलचस्प। और समाज में क्या सब एक जैसे थे या कुछ फर्क था लोगों में? देखिए, कब्रों को देखकर और कुछ जो महंगी चीजें मिली हैं, उनसे लगता तो है कि हाँ, कुछ सामाजिक भिन्नताएं रही होंगी। पर मिस्र की पिरामिड जैसी बड़ी बड़ी चीजें नहीं है। नहीं, वैसी भव्यता नहीं दिखती। मतलब शायद उतनी गहरी सामाजिक खाई न रही हो, या फिर दिखाने का तरीका अलग था। और फिर ये खत्म कैसे हो गई सभ्यता? ये तो बड़ा रहस्य है। बिल्कुल, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। कोई कहता है जलवायु बदली, कोई कहता है बाढ़ आई, कोई बाहरी आक्रमण की बात करता है। पर पक्का कुछ नहीं पता। नहीं, कोई एक ठोस जवाब नहीं है। अच्छा, हड़प्पा के पतन के बाद मतलब लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में एक नया दौर शुरू हुआ। लोहे का इस्तेमाल बढ़ गया इस समय, है ना? हाँ, लोहा ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। खेती बदली होगी शायद। लड़ाई के तरीके भी। और इसी समय वो महाजनपद बने, बड़े बड़े राज्य। सही। नए राज्य उभरे, नए शहर बसे, व्यापार बढ़ा और पहली बार वो सिक्के मतलब पंचमार्क वाले सिक्के चलन में आए। तो काफी बदलाव का समय था ये, उथल पुथल वाला। हाँ, और इसी माहौल में नए विचार भी आए, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इन्होंने पुरानी वैदिक परंपराओं पर सवाल उठाए। और फिर मौर्य साम्राज्य आया, मगध सबसे शक्तिशाली बना। हाँ, और मौर्य साम्राज्य ने तो बहुत बड़े इलाके पर राज किया। और सम्राट अशोक, उनके वो शिलालेख तो कमाल के हैं। बिल्कुल। पत्थर के खंभों और चट्टानों पर धम्म का संदेश खुदवाया उन्होंने। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने और अपनी बात सब तक पहुंचाने का क्या तरीका था? यकीनन प्रशासन और संचार का एक अलग ही लेवल था वो। अच्छा, तो साम्राज्य बढ़ रहा था, नए विचार आ रहे थे, समाज कैसे बदल रहा था? समाज भी देखिए और जटिल होता जा रहा था। ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र लिखे, उसमें वर्ण व्यवस्था बताई, गोत्र के नियम बनाए, खासकर शादी ब्याह को लेकर। लेकिन क्या लोग ये सब नियम मानते थे एकदम सख्ती से? यही तो मजेदार बात है। असलियत में काफी फर्क था। जैसे वो सातवाहन राजा थे ना, हाँ, सुना है। वो खुद को ब्राह्मण कहते थे, पर उन्होंने गोत्र के नियमों के बाहर शादियां की। अच्छा। या फिर शक राजा, जिन्हें बाहरी मतलब म्लेच्छ माना जाता था, वो भी संस्कृत परंपराओं से वाकिफ थे। उन्होंने भी बड़े सार्वजनिक काम करवाए। तो मतलब नियम किताबों में थे पर असल जिंदगी थोड़ी अलग थी, ज्यादा मिली जुली। हाँ, कह सकते हैं। नियम एक आदर्श थे, पर समाज में लचीलापन था, विविधता थी। ये तो वाकई समझने वाली बात है। और धर्म के क्षेत्र में क्या हो रहा था? वैदिक यज्ञ तो चल ही रहे थे। हाँ, वैदिक परंपराएं थीं, लेकिन उनके साथ साथ बौद्ध धर्म में बुद्ध और बोधिसत्वों की पूजा बहुत लोकप्रिय हो गई। महायान शाखा में खासकर। और हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में विष्णु यानी वैष्णव और शिव यानी शैव परंपरा, इनकी भक्ति बढ़ने लगी। मंदिर वगैरह भी इसी समय बनने लगे। बिल्कुल। देवताओं की मूर्तियों के लिए मंदिर बनने शुरू हुए। पहले छोटे चौकोर कमरे होते थे, गर्भगृह कहते थे उन्हें। और बाद में उन पर शिखर बनने लगे। ऊंचे वाले। हाँ। बाद में ऊंचे शिखर वाले मंदिर भी बनने लगे। तो ये सब जानकारी, ये पूरी कहानी हमें पता कैसे चलती है? स्रोत क्या है? हड़प्पा की मोहरें हो गई, अशोक के लेख, और भी बहुत कुछ। जैसे सातवाहन या गुप्त राजाओं ने जो जमीन दान में दी, उसके ताम्रपत्र हैं।
अच्छा। फिर अलग अलग तरह के सिक्के हैं, वो आहत सिक्के, फिर इंडो ग्रीक राजाओं के नाम और तस्वीर वाले सिक्के, गुप्तों के सोने के सिक्के। हाँ, सिक्के तो बहुत कुछ बताते हैं। बिल्कुल। फिर महाभारत और जातक कथाओं जैसे ग्रंथ हैं, और कला भी है, सांची का स्तूप, अजंता की गुफाएं। मतलब हर स्रोत से एक टुकड़ा मिलता है कहानी का। सही कहा। इतिहासकार एक तरह से जासूस की तरह इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सुराग अक्सर अधूरे होते हैं या उनकी एक से ज्यादा व्याख्या हो सकती है। तो हमारी समझ बदलती रहती है। हाँ, हमारा ज्ञान हमेशा पक्का नहीं होता, वो नई खोजों के साथ बदल सकता है, विकसित होता रहता है। तो कुल मिलाकर हमने प्राचीन भारत में शहरीकरण, राज्य, समाज, धर्म, इनके बदलते रूपों की एक झलक देखी आज। एक लंबा सफर था ये। हाँ, और ये समझा कि अतीत को जानना दरअसल इन पुरातात्विक और साहित्यिक टुकड़ों को बहुत ध्यान से समझने की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जाते जाते सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, अगर हम कभी हड़प्पा की वो रहस्यमयी लिपि पढ़ पाएं, सोचिए उस प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ कितनी बदल जाएगी। ये तो सोचने वाली बात है। तो अगली गहन चर्चा तक इस पर सोचते रहिए।